अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो मिड कैप कैटेगरी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। पर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 30 मिड कैप स्कीम्स है। अब उसमें से आप कौन सी चुनोगे? तो आज के वीडियो में हम टॉप 3 ऐसे मिड कैप स्कीम्स को सॉर्ट और फिल्टर करेंगे। मैं क्राइटेरिया भी आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने फिल्टर किए हैं, और फिर हम टॉप 3 स्कीम्स को आपस में कंपेयर भी करेंगे और फिर आप उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी रहेगी। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विथ विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं टिकर टेप ये वेबसाइट यूज करता हूँ जनरली डेटा कलेक्ट करने के लिए। अगर आपको कोई दूसरी वेबसाइट यूज करनी हो तो आप कर सकते हो। मेरे पास इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी है। तो कुछ कुछ 2-3 ऐसे पैरामीटर्स है जो आपको सिर्फ पेड वाले वर्जन पर मिलेंगे। तो आपको अगर चाहिए तो आप डेटा कॉपी कर लेना, जो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मोर में आकर एमएफ स्क्रीनर पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टार्ट स्क्रीनिंग पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहली चीज हम ये करेंगे कि हमें चाहिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब मिड कैप किस में आता है? इक्विटी कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले मैंने इधर इक्विटी के अंदर जाकर, तो इधर हमने मिड कैप को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने ये कर लिया कि सारे मिड कैप स्कीम्स हमारे सामने आ चुकी है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे इधर प्लान में ग्रोथ। थर्ड आपको फिल्टर ये लगाना है कि जो भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो एटलीस्ट 1000 सीआर के होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि जो भी पैरामीटर्स मैं इधर यूज कर रहा हूं सेम टू सेम आपने भी वही यूज करने चाहिए। आप आपके हिसाब से कुछ पैरामीटर्स को ट्वीक कर सकते हो, थोड़े चेंजेस कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, या अगर आपको कुछ ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं जनरली 1000 सीआर के ऊपर के ही फंड में इन्वेस्ट करना प्रीफर करता हूं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो 1000 सीआर पे, अगर आपको कोई ऐसा फंड चाहिए जिसका मिनिमम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 3000 हो या 5000 हो, तो आप उसके हिसाब से कर भी सकते हो। क्योंकि कोई भी स्कीम बेस्ट सबके लिए नहीं होती। बेस्ट स्कीम आप आपके लिए चूज कर सकते हो, मैं मेरे लिए चूज कर सकता हूं, पर सबके लिए एक ही बेस्ट स्कीम एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये भी हमने कर लिया। उसके बाद CAGR लगाना है आपको 3 इयर्स का, 5 इयर्स का, 3 इयर्स का एनुअल रोलिंग रिटर्न लगाना है। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको लगाना है, अल्फा लगाना है, एक्सपेंस रेशियो, ये सारी चीजें आपको लगानी है। आपको कोई भी चीज अगर ऐड करनी है इसके अलावा तो ऐड फिल्टर में जाके आप इधर से सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ये जो चीज़ें है सारी सेलेक्ट करके रखी है। आपको कोई अगर एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ से तो रेशो वगैरह आप इधर से उठा सकते हो। डन पर क्लिक करना है और आप एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको एक्सेल में इसे इंपोर्ट करना है, तो आपको एक्सेल में ये सारा डेटा मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ये सारा डेटा एक एक्सेल शीट के अंदर निकाल कर रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अब सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिल्टर लगाना है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में, जिसे हम हाई टू लो में जो है वो कर देंगे। अब हाई टू लो हमने कर दिया। अब हमें राइट साइड में जाना है और देखना है कि ये जो एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न्स है और ये जो एक्सपेंस रेशियो है, तो हमें एक अपना कॉलम बनाना है जहां पर हम एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न्स को डिवाइड करेंगे एक्सपेंस रेशियो से, जो हमें ये बताएगा कि हम जितना उसको फीस दे रहे हैं, किसी भी स्कीम में अगर हम कोई फीस दे रहे हैं तो उसके बदले में कितने अच्छे एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न 3 साल के हिसाब से ये दे रहा है। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें यह पता चलेगा कि कौन सा फंड बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली रिटर्न्स डिलीवर कर पा रहा है हर एक टाइप के मार्केट में। अब ऐसा हो सकता है, फंड्स में भी साइकिल्स होती है, कभी कोई फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी वही खराब परफॉर्म करता है। तो हमें एक ऐसा फंड चाहिए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके, तो ही हम उस पर रिलाय कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये एक अलग से कॉलम बनाया है जहां पर मैंने 3 इयर्स एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न को डिवाइड किया है एक्सपेंस रेशियो से। तो आपके सामने ये वैल्यूज आ चुकी है और अब मैं इसको सॉर्ट करूंगा हायर टू लोअर में। तो आपके सामने यहां पर ये सॉर्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे सामने जो फंड्स की लिस्ट आ चुकी है उसमें से हम ये जो टॉप 5 फंड्स है उनको अलग कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि हमारे जो टॉप 3 फंड्स है हम वो इसमें से ही निकालने वाले हैं। तो इसको मैंने येलो कर दिया। अब सबसे पहली चीज मैं ये देखता हूं कि एक्सपेंस रेशियो इन पांचों में कैसा है। तो अगर आप देखोगे तो इन पांचों का ऑलमोस्ट जो एक्सपेंस रेशियो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो इतना ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किसी की फीस ज़्यादा नहीं है। बस अगर हम आइडलवाइज के मिड कैप फंड की देखें तो वो बहुत ही कम है और कोटक मिड कैप की भी अच्छी खासी कम है कंपेयर टू बाकी के 3। तो ये तो पहला फैक्टर हमने देख लिया। अब दूसरा, अगर आप एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न देखोगे तो वो भी 4 स्कीम्स के बहुत हद तक पास में है। सिर्फ एक स्कीम के बहुत अच्छे है जो कि है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। तो अगर आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर चाहिए तो सबसे पहला नाम आपके लिए कौन सा आना चाहिए? वो आना चाहिए मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। पर सबको ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर चाहिए होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। किसी को शायद कोई रिस्की कंटेंडर चाहिए हो, किसी को थोड़ा एक कम वोलेटाइल फंड चाहिए हो, तो उस हिसाब से आप आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से स्कीम को
पहला, दूसरा या तीसरा प्रेफरेंस दे सकते हो। फिर हम देखेंगे 5 साल का CAGR। अब 3 साल का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। मोतीलाल ओसवाल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 3 से 5 सालों में, इसलिए इसका कैगर थोड़ा ज्यादा ही है कंपेयर टू बाकी की 4 स्कीम्स। यहां पर भी आप देख लो 5 साल में इसने थोड़ा आउट परफॉर्म सबको किया है, पर मोस्टली 31 32 इतना एवरेज है टॉप 5 फंड्स में। और अल्फा की भी अगर आप बात करो तो ऑलमोस्ट सभी फंड्स का अच्छा है, सिर्फ एक का कम है जो मुझे ठीक ठाक लगता है, वो है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का। अब ये तो हमने 5 फंड सॉर्ट कर लिए, अब इसमें से हम 3 फंड्स निकालेंगे। पर और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये 5 फंड्स तो फिलहाल के हिसाब से टॉप है, पर जरूरी नहीं है कि अगले 5 सालों के बाद भी यही टॉप पर रहेंगी। तो ये जो नीचे के जो भी 2-3 फंड्स हैं, जिसमें से एक पर्टिकुलरली मुझे HSBC का मिड कैप पसंद है, निपॉन इंडिया का भी मिड कैप पसंद है, तो आपको ऐसे फंड्स को ना वॉच लिस्ट में रखना है और हमेशा ये चेक करना है कि ये फंड्स भी कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि इन केस अगर आप किसी भी टॉप 5 स्कीम्स में, जो हम अभी सॉर्ट करने वाले हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हो और वो खराब परफॉर्म करता है, तो आपको 1 से 2 साल वेट करना है, देखना है कि परफॉर्मेंस सुधर रही है, नहीं सुधर रही है। और 2 सालों के बाद भी अगर वो परफॉर्मेंस नहीं सुधरती है, तो फिर आप धीरे धीरे करके उस स्कीम से किसी और स्कीम में अपने पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। 5 फंड हमारे सामने आ चुके हैं। मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं और मुझे मोस्टली इन्वेस्ट करना है मोर देन 8 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए। इन केस फंड अगर थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल भी है तो भी मुझे चलेगा। अगर आपको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो फिर आप कम वॉलेटाइल वाले फंड्स में जा सकते हो। वॉलेटिलिटी कैसे चेक करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, पर इन पांचों में से जो मेरे पर्सनल 3 फेवरेट्स है, जो मैंने बाकी के भी थोड़े फैक्टर्स जैसे कि फंड मैनेजर हो गया, या इनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस था, मतलब 5 सालों के पहले का भी परफॉर्मेंस अगर मैं चेक करूं, या कितना कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें अगर हम चेक करें, तो उसमें से मेरे जो पर्सनल 3 फेवरेट्स निकल के आते हैं, वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड और एडलवेस का मिड कैप फंड। अब हम इन तीनों स्कीम्स को कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये वेबसाइट ओपन करके रखी है और इसमें अभी मैं ये जो तीनों फंड है वो लगा देता हूं। और एक फंड को भी कंसिडर कर ही लेते हैं, महिंद्रा का। तो ये चारों फंड्स मैंने यहां पर लगा दिए हैं, अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है, ये एक रेगुलर प्लान का है, ये डायरेक्ट प्लान का नहीं है। तो ये साइड पर इतना ही एक ड्रॉबैक है कि आपको जो भी प्लान्स मिलते हैं वो रेगुलर मिलते हैं, तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसीलिए निकाल लिया था। आपको चेक करना है तो आप डायरेक्टली शीट में चेक कर लेना। तो एक्सपेंस रेशियो को हम फिलहाल के लिए इधर इग्नोर करते हैं। एग्जिट लोड सारे स्कीम्स में 1% का ही है, और लॉक इन पीरियड अगर आप देखोगे तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। इनमें से सबसे पुरानी स्कीम कौन सी है, तो वो है इन्वेस्टको इंडिया की जो मिड कैप स्कीम है वो। एडलवेस की भी मिड कैप स्कीम जो है वो भी लगभग 2007 से ही शुरू है, और मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप स्कीम 2014 से शुरू है। और अगर आप देखोगे तो महिंद्रा मैन्युलाइफ की सबसे नई स्कीम है जो 2018 में शुरू हुई थी। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ी रिलेटिविटी चाहिए किसी भी स्कीम पर कि किस फंड ने अक्रॉस मार्केट साइकिल्स परफॉर्म किया है, तो जितना ज्यादा पुराना डेटा आपके पास हो उतना अच्छे से आप उसको एनालाइज कर सकते हो और अकाउंटेबिलिटी उस फंड की आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इसीलिए मैं महिंद्रा मैन्युलाइफ को मेरे टॉप 3 में नहीं रखना चाहता था। आपको अगर रखना है तो आप रख सकते हो। इसके बाद आपको इधर बेंचमार्क देखने के लिए मिलेंगे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो इधर। अगर हम ये देखें कि पिछले 1 साल के रिटर्न्स, तो इन्वेस्टको इंडिया ने लगभग 16.5% के रिटर्न्स दिए थे। मोतीलाल ओसवाल ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, 5% के रिटर्न्स। एडलवाइस ने 7.41 और महिंद्रा ने सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 0% के रिटर्न्स दिए हैं। फिर 3 और 5 साल का डेटा तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 10 साल का अगर हम देखें तो तीनों स्कीम्स का आपको सिमिलर रिटर्न्स देखने के लिए मिलेगा। तो यही बात होती है दोस्तों। तो मैंने जो पैरामीटर्स यूज किए, उसके अलावा भी अगर आप थोड़े डिफरेंट पैरामीटर्स भी यूज करोगे तो जो आपके टॉप 5 टॉप 6 नेम्स जो होंगे वो सिमिलर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में हम जब भी एनालिसिस करते हैं हम पास्ट के डेटा के हिसाब से ही करते हैं। और भले ही ये बात है कि पास्ट परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है, पर म्यूचुअल फंड्स में आपके पास दूसरा कुछ होता भी नहीं है। स्टॉक्स में आप बाकी की चीजें एनालाइज कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में आप नहीं कर सकते। तो जितना पास्ट का डेटा आपके पास होगा उतना ही आप एनालिसिस कर सकते हो। तो तीनों के रिटर्न सिमिलर है, पर अब हम ये देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, कौन कितने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आपको ये बताता है कि कौन सा फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको मोतीलाल ओसवाल में ही देखने के लिए मिलती है, पर मैंने बोला कि पिछले 5 साल से वो आउट परफॉर्म भी कर रहा है। तो थोड़ा एग्रेसिव फंड है, थोड़ा ज्यादा आपको इधर वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और एक वॉलेटाइल स्कीम नहीं चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो आप इसको फिर अवॉइड कर सकते हो। बाकी के 2 नाम आपके पास अवेलेबल है। बीटा आपको ये बताता है कि कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क ये कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो उसमें अगर आप देखो तो इन्वेस्को का जो मिड कैप फंड है वो थोड़ा ज्यादा है, और मोतीलाल और एडलविस ऑलमोस्ट सिमिलर है।
शार्प रेशो आपको ये बताता है कि कौन कितने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है। तो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो 0.42, 0.42 और 0.41 ऑलमोस्ट सेम ही है। तो तीनों ही यहाँ पर सेम है। सॉल्टिनो रेशो भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही क्लोज है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर अल्फा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 का अल्फा है, यहाँ पर 0.39 का और यहाँ पर 0.13 का। तो अल्फा के हिसाब से इन्वेस्को इंडिया थोड़ा आगे यहाँ पर चल रहा है। अब पोर्टफोलियो एट्रीब्यूट्स अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। बेसिकली ये आपको ये बताएगा कि कौन सी स्कीम फिलहाल के हिसाब से कौन सा जो मार्केट कैप है उधर ज़्यादा इन्वेस्टेड है। तो मिड में आपको सभी दिखेंगे सबसे ज़्यादा, पर लार्ज कैप में आपको मोतीलाल ओसवाल का जो पोर्शन है वो सबसे कम दिखेगा। मतलब ये स्कीम थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है कंपेयर टू बाकी के दो। आपको टॉप 10 होल्डिंग्स पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। एनएवी मूवमेंट आपको अगर देखनी है तो हम पिछले 5 सालों की देख लेते हैं। तो पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर पाया है वो है मोतीलाल ओसवाल का फंड। तो ऑब्वियसली ये पिछले 3 और 5 सालों में नंबर 1 पोजीशन पर मेंटेन्ड है। तो इसीलिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1 नंबर पर है हमारा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, सेकंड नंबर पर आता है एडलवाइस का, थर्ड नंबर पर आता है हमारा महिंद्रा मैन्युलाइफ और फोर्थ नंबर पर आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आपको कंटिन्यूअसली ट्रैक करना है। यानी कि साल में 2 बार तो भी आप ट्रैक करिए कि क्या वो स्कीम बेंचमार्क को बीट कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो टॉप 1 या टॉप 2 या टॉप 3 में आए। अगर वो बेंचमार्क को बीट कर रही है और टॉप 5 में भी अगर वो है तो आप उस स्कीम में बेशक इन्वेस्टेड रह सकते हो। और इन केस वो बीट नहीं कर रही है अपने बेंचमार्क को, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो फिर आप धीरे धीरे करके उस स्कीम से पैसा निकालकर दूसरे किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इनमें से किसी भी एक स्कीम में पहले से इन्वेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस स्कीम का नाम जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।